नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दुनिया की हेडलाइन में इस वक्त कनाडा और इंडिया ही चल रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास को दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बना दिया गया है। सारे बड़े अखबार, सारा इंटरनेशनल मीडिया इसी न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। इस वक्त हर कोई यह जानना चाहता है कि कनाडा और इंडिया के बीच चल क्या रहा है। कनाडा के बड़बोले प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के लिए भारत की तरफ उंगली उठा दी और अपने घर में झांका नहीं। कनाडा में क्या हो रहा है? वहां खालिस्तान के ट्रेनिंग कैंप लगे हुए हैं, आतंकवादी पाले पोसे जा रहे हैं। पन्नू जैसा खालिस्तानी आतंकी कनाडा में रहता है, कनाडा की सरकार की दी हुई सुरक्षा में घूमता है। कनाडा के प्रधानमंत्री के बचकाने बयान से पाकिस्तान को बड़ी हवा लग गई है। पाकिस्तान के कमेंटेटर इसमें भारत की एजेंसियां, भारत के एनएसए, अजीत डोवल और भारत का नाम चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। डोवल क्या चीज हैं? डोवल काम कैसे करते हैं? डोवल की हिस्ट्री क्या है? अजीत डोवल की मिस्ट्री क्या है? लगता है यह ना आज तक कनाडा समझ पाया और ना पाकिस्तान। तो डोवल क्या है और डोवल कैसे ट्रबल शूटर हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मोदी के पास सबसे पावरफुल सलाहकार कौन है? एक सीक्रेट मिशन चल रहा है। उस मिशन में कितना खतरा है? दुनिया जिसे हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहती है, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल ट्रेजर यानी खजाना कहती है। भारत के पास आखिरकार यह कौन सा खजाना है? और ऐसा क्या हुआ है कि भारत के इस शक्तिशाली हथियार का नाम सुनते ही चीन, पाकिस्तान, कनाडा इस वक्त थर थर कांप रहे हैं? नाम नोट कर लीजिए। हेडलाइन में लिखे शब्दों को गौर से पढ़िए। दुनिया उसे डोवल डॉक्ट्रिन कहती है। ट्रूडो को इन्हीं डोवल से डर लग रहा है। कनाडा, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी ने जैसे ही भारत को आंख दिखाई, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का डॉक्ट्रिन एक्टिव हो गया। देश के भीतर और देश के बाहर बैठे दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। इंफॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। राष्ट्र रक्षा के लिए भी होल ऑफ द नेशन अप्रोच समय की मांग है। अजीत डोवल किस मिशन पर काम कर रहे हैं? कनाडा के, चीन के, पाकिस्तान के एंटी इंडिया एजेंडे को टारगेट करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए डोवल ने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है? और इस प्लान का एग्जीक्यूशन देखते ही दुश्मन क्यों इतना घबराया है? डोवल डोवल क्यों चिल्लाया है? अजित डोवल कौन है? ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पे वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत। अब आपने इसकी बात सुनी, इसका लहजा, इसकी बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये घबराया हुआ तो है, कि इसने बहुत बड़ी मुसीबत अपने गले में ले ली है। इस बार इंडिया को आप हल्का ना लें। इंडिया इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसकी, और आप उसको हल्का ना लें। इंडिया तो अब आपको बहुत दूर तक छोड़ के आएगा। पाकिस्तान जैसे देश में, कनाडा में, लंदन में एनएसए अजीत डोवल का यह खौफ अच्छा है। और ऐसा क्यों है, यह समझने के लिए इस हेडलाइन के शब्दों पर गौर कीजिए। भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं रहा, हार्ड स्टैंड लेने वाला, कड़ा रवैया अपनाने वाला हार्ड स्टेट बन चुका है। और यह सब मोदी डोवल की जोड़ी की वजह से मुमकिन हुआ है। अजीत डोवल ने ऐसा कौन सा सीक्रेट मिशन एक्टिवेट किया है? कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों को बैकफुट पर धकेलने के लिए कौन सी काउंटर ऑफेंसिव स्ट्रेटजी बनाई है? यह समझने के लिए सबसे पहले आपको अजीत डोवल डॉक्ट्रिन समझनी होगी। भारत को मिली न्यू हार्ड स्टेट वाली छवि के पीछे एनएसए डोवल की डिफेंसिव ऑफेंस डॉक्ट्रिन का अहम रोल है। इस डॉक्ट्रिन के तहत आप वहां जाकर हमला करते हैं जहां से हमले की शुरुआत हुई है।
पाकिस्तान भारत के जेम्स बॉन्ड की डिफेंसिव ऑफेंस वाली टेक्निक देख चुका है। जब हिंदुस्तान ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और तब भारत ने डंके की चोट पर कहा था कि हां, हमने घर में घुसकर मारा। और अब कनाडा के केस में वहां बैठे खालिस्तानियों के खिलाफ और उनका सपोर्ट करने वाली ट्रूडो सरकार के खिलाफ इस डॉक्ट्रिन का पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है, जिसमें बम बंदूक नहीं चल रहे, डिप्लोमेटिक धमाके हो रहे हैं, कूटनीतिक हमले हो रहे हैं और इसके पीछे एनएसए अजीत डोवल का सबसे अहम रोल है। अजीत डोवल भारत के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांतिकाल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। जासूस होने से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने तक अजीत डोवल के हैरतअंगेज कारनामे ही ऐसे हैं कि दुनिया उन्हें जेम्स बॉन्ड के नाम से जानती है। और अब यही अजीत डोवल कनाडा और पाकिस्तान जैसे देशों की अकड़ निकाल रहे हैं। It was a political will. That is, it is such a big problem. It's such a huge mass. Who will dare getting into it and bringing about the change? It can happen only with a leader like Prime Minister Modi, who will say that if this is in the national interest, if this will make India strong and secure, then no risk is big enough, then no cost is high enough. Even if it is a political cost, I will pay it, because he visualizes we cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. We will fight it, and we will not beg for peace at any time. कनाडा में गैंग वॉर होता है, कुछ खालिस्तानी मारे जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है और कनाडा के पीएम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। तथाकथित क्रेडिबल एविडेंस की आड़ में भारत को टारगेट करते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, पहले कनाडा में देते हैं, फिर अमेरिका में जाकर वही रिपीट करते हैं। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. लेकिन कनाडा ये भूल जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये छिपकर हमला नहीं करता, आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। कनाडा में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में ट्रूडो ने सरासर झूठ भी बोला है और खालिस्तानी आतंकवादियों को भी पाल पोस कर बड़ा किया है। वो भी तब जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कनाडा के एनएसए के रेगुलर टच में थे। डोवल ने कई मौकों पर कनाडा में पल रहे खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा उठाया। कनाडा में कौन सा आतंकी कहां छिपा बैठा है, क्या कर रहा है, डोवल ने सब बताया। भारत के एनएसए ने कनाडा में बैठे वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट भी सौंपी। कनाडा के एनएसए को इंटेलिजेंस इनपुट भी दिए, हर आतंकी की लोकेशन भी भेजी, लेकिन कनाडा ने किसी भी खालिस्तानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने यह तक कहा है कि वो ताजा मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है, मगर एनएसए डोवल ने जब सबूत मांगे तो कनाडा अभी तक एक भी सबूत नहीं दे पाया है। यानी कनाडा के पीएम सिर्फ फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गैंग वॉर की आड़ में सिर्फ हवाई बातें ही कर रहे हैं। और अब तो दुनिया भी यही कह रही है, पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं। हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी
ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज एन डीप इशू, नॉट डीप प्रॉब्लम। यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर वन। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। भारत ने पहले दिन से कनाडा को खालिस्तानी खतरे से आगाह किया, मगर ट्रूडो के कान पर जूं तक न रेंगी। मगर भारत पर झूठे इल्जाम लगाकर कूटनीतिक तौर पर कनाडा ने अपना बेड़ा जरूर गर्क कर लिया है, क्योंकि नए भारत को अगर कोई छेड़ता है तो आज का भारत उसे छोड़ता नहीं, और यही काम आती है डोवल डॉक्ट्रिन। एनएसए अजीत डोवल की इसी डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन की वजह से ग्लोबल स्टेज पर भारत को हार्ड स्टेट के तौर पर देखा जाता है, यानी एक ऐसा राइजिंग सुपर पावर जो पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करता है। और इसका ट्रेलर तो उसी वक्त दिख गया था जब अजीत डोवल ने एक सार्वजनिक मंच पर पाकिस्तान को कहा था कि यू डू वन मोर मुंबई, यू लूज बलूचिस्तान। You know, we engage an enemy in three modes. One is a defensive mode. That is, you see all the chowkidars, the chaprasis outside. That is, if somebody comes here, we'll prevent him. We will defend this. One is the defensive offense. That is, to defend ourselves, we will go to the place from where the offense is coming. And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. When you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win. If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. नए भारत में डिफेंसिव ऑफेंस वाली डोवल डॉक्ट्रिन उस वक्त दिखी जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और डंके की चोट पर दुनिया को कहा कि हां, हमने आतंकवादियों को मारा है। यह डॉक्ट्रिन उस वक्त भी दिखी जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स की। कनाडा को यही समझ लेना चाहिए, अजीत डोवल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करते हैं, छोटे मोटे गैंग वॉर नहीं करवाते। दो 2014 में जब से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और अजीत डोवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, तब से डिफेंसिव ऑफेंस वाली डॉक्ट्रिन देखने को मिली है। 2015 में म्यांमार में घुसकर नागा आतंकवादियों का सफाया किया, 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक, डोकलाम में चीन को टक्कर, गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब। भारत ने इसी अनप्रेडिक्टेबल एक्शन की स्ट्रेटजी अपनाई है। जिस दिन हिंदुस्तान हाफिज सईद का काम तमाम करेगा, उस दिन भी सीना चौड़ा करके कहेगा कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को मार गिराया। जैसे अमेरिका ने ओसामा को मारा और कहा कि हां, हमने मारा, उसी तरह आज का भारत भी मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन को मारने के बाद कहेगा कि आतंक के इन चेहरों का सफाया कर दिया। हाल फिलहाल में एक और इंटरेस्टिंग एंगल निकलकर सामने आया है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, पिछले 24 महीनों में विदेशी धरती पर पल रहे भारत के 1 दर्जन से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकियों की हत्या हुई है। सितंबर 2023 में पीओके में अबू कासिम मारा गया। 2019 में पेशावर में हुए एक धमाके में मौलाना मसूद अजहर बाल बाल बच गया, उसके बाद कहीं नहीं दिखा। फरवरी 2023 में हिजबुल का आतंकी बशीर अहमद रावलपिंडी में मारा गया। फरवरी 2023 में ही अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा कराची में मारा गया।
इसी महीने अफगानिस्तान में एजाज अहमद नाम का आतंकी मारा गया। IC 814 हाईजैकिंग में जिस आतंकी जहूर इब्राहिम ने रुपिन कात्याल का गला रेता था, उसे मार्च 2022 में कराची में मार गिराया गया। ISI के लाल मोहम्मद को पिछले साल काठमांडू में मार गिराया गया। जून 2021 में लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर धमाका हुआ और जब भी ऐसा हुआ पाकिस्तान को एक ही नाम याद आया। अजित डोवल कौन है? ये हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चौधरी साहब, ये कौन है? जरा वजाहत कीजिए। काम पाकिस्तानी अजित डोवल जी 6 साल पाकिस्तान में कोवर्ट अपॉइंटमेंट में रहा, इनके सफारत खाने में। अच्छा, अब ये ऑपरेशनल आदमी है, बेसिकली सारी उम्र इंटेलिजेंस का टेक्टिकल ऑपरेटर है और ऑपरेशन लेवल पे काम करता रहा। राइज किया उसने अपनी IB के अंदर और अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया, भारतीय मुशीर बराए कौमी सलाम की। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसकी पॉलिसी क्या है, वो सोच क्या रखता है? ये आजकल यूट्यूब पे और वीडियो पे ये सारा पैगाम चल रहा है। उसकी तकरीर है जो किसी वो थिंक टैंक के अंदर बता रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को किस तरह संभालना चाहिए। वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ वो करो जिसको डिफेंसिव ऑफेंस के तौर पर वो नाम देता है। कहता है डिफेंसिव ऑफेंस का मतलब ये है कि जहां पाकिस्तान के अंदर जाके हमले करो। ये अजीत डोवल की सोच है। ये जो आप देखते हैं जो ग्रुप्स को इस्तेमाल करने का, तो वो कहता है कि जिस तरह टाइकोंडो होती है ना कि आप अगले की फोर्स को इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान पॉलिसी अजीत डोवल रन करता है। तो ये है हमारा दुश्मन जिसको हम फेस कर रहे हैं। इसको अकल के साथ, फहम के साथ, समझ के साथ, हम ये अंधे नहीं हो सकते इस सारे मामले में। तो अजीत डोवल का नाम बहुत दफा भारतीयों के सामने लिया गया है और उसको एग्जाम्पल बना के बताया गया है कि ये है जिस किस्म की सोच आप पाकिस्तान के बारे में रखते हैं। मुश्किल कर दो पाकिस्तानी सरकार के लिए कि वो अंदरून खाना जो अपनी सिक्योरिटी है, अपने इश्यूज हैं, वो मैनेज ही ना कर पाए। हालात ऐसे कर दो, और शायद यही हमारे सामने हो रहा है। इसी पैटर्न पर पाकिस्तान और कनाडा में भी कई सारे खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई और ये कहना भी मुश्किल है कि सारे हमले भारत की खुफिया एजेंसी ने ही करवाए हैं। कनाडा फिलहाल हवाई बातें ही कर रहा है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि भारत को लेकर कम से कम ग्लोबल स्टेज पर एक परसेप्शन जरूर बना है कि मोदी की लीडरशिप में और डोवल डॉक्ट्रिन की वजह से भारत एक हार्ड स्टेट बन चुका है जो अपने देश के ऊपर हुए हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर कोई छेड़ेगा तो यह भारत उसे छोड़ेगा नहीं। वैश्विक मंच पर भारत की अग्रेसिव सोच और अग्रेसिव अप्रोच के बारे में आज अगर दुनिया बात कर रही है तो उसके पीछे NSA अजीत डोवल का दिमाग और मोदी की लीडरशिप ही बड़ी वजह है। पहला प्रश्न है सुरक्षा किस चीज की करनी, दूसरा प्रश्न है सुरक्षा किससे करनी। यह बहुत आवश्यक है। शत्रुबोध बहुत आवश्यक है। यू कैन नेवर डिफीट, लीव असाइड, फाइट एन एनिमी दैट यू कैन नॉट डिफाइन। जिस शत्रु को आप परिभाषित नहीं कर सकते उसको आप कभी हरा नहीं सकते। आपको तो कहना ही पड़ेगा। अब चाहे उसके पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो या उसकी सोशल कॉस्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर उसको परास्त करना है तो उसका डिफाइन करना आवश्यक हो जाता है। और तीसरा है वो साधन, वो व्यवस्थाएं, वो उपकरण जिनसे हमें अपने साधनों को प्राप्त करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर वो बहुत सारे तत्व आते हैं जो उस राष्ट्र के आधार होते हैं, जो राष्ट्र धर्म के आधार पर बने, उनका आधार धर्म है। अगर वह डगमगा गया तो वह राष्ट्र के रूप में नहीं रह पाएगा। जब पहचान सबसे बड़ी राष्ट्रीय पहचान हो जाती है, वह बाकी सब पहचानों को गौण कर देती है, तो राष्ट्र शक्तिशाली बनते हैं, राष्ट्र सुरक्षित होते हैं। यूपी में आज एक बार फिर एनकाउंटर हुआ, गोली चली। यूपी पुलिस ने गोली चलाई और मारा गया एक लेडी कांस्टेबल का गुनहगार अनीस के 2 और साथी आजाद और विशंबर भी एनकाउंटर में घायल हो गए। इस मुठभेड़ में एक SHO को भी गोली लगी है, वो घायल है। आपको याद होगा योगी ने कहा था यूपी में कोई शोहदा अगर गड़बड़ी करेगा, किसी बहन पर हाथ उठाएगा तो गोली ही खाएगा और अगला चौराहा क्रॉस नहीं कर पाएगा। योगी ने क्या कहा और आज क्या हुआ, सब आपको बताते हैं। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी का वचन ही शासन है। योगी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं।
योगी राज में महिला का अपमान मत करना, यमराज के पास योगी भेज देंगे वरना। जो कहा वही किया है। इसका नाम अनीश है। इसी पर आरोप है कि लेडी कांस्टेबल के साथ इसी ने दरिंदगी की थी। अब इसका टिकट कट गया है, ये यमराज के पास पहुंच गया है। 23 दिन से पुलिस को छका रहा था। योगी राज में इसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। लेडी कांस्टेबल को बेरहमी से लहूलुहान कर दिया था। लेकिन आज ये योगी के पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भागने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे ढेर कर दिया। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और एसटीएफ की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसके क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। इसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई, जो कि मौके पे इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थानापुरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसके क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। इसके उसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 अभियुक्त आजाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है, और बिशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़े भार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस को साइंटिफिक सर्विलांस के जरिए आरोपी अनीश, आजाद और बिशंबर की लोकेशन ट्रेस हुई थी। अयोध्या के पूरा कलंदर के छतिरवापारा कैल रोड के इसी सुनसान इलाके में तीनों के मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने जब इन्हें ललकारा तो अधूरे नंबर प्लेट वाली बाइक से ये भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आरोपी आजाद और बिशंबर के पैर में गोली लगी, जबकि जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी अनीस मारा गया। करने के लिए निकला हुआ था लगभग 5:30 पौने 6 बजे। तो यहाँ देखे कि 4-5 पुलिसकर्मी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो हमने जानने की उत्सुकता की, लेकिन बताया भी नहीं। फिर मैं लौट के यहाँ आया तो कुछ भीड़ भी इकट्ठा हुई थी। तो ये जानकारी हुई कि जो महिला ट्रेन में सिपाही के साथ घटना हुई थी, उसी के अपराधी हैं, यहाँ भगे थे और इनका मुठभेड़ हुआ पुलिस के साथ। 30 अगस्त को यूपी की एक महिला कांस्टेबल के साथ सरयू एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना के बाद उसको बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में डीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी जानकारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 30 अगस्त की घटना के बाद आज यानी कि 21 सितंबर को अयोध्या पुलिस और यूपी एसटीएफ को जॉइंटली ये जानकारी मिलती है कि जो आरोपी हैं वो एक इलाके में अयोध्या में छुपे हुए हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करने के लिए ललकारती है। 2 आरोपियों को मौके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जाता है, जबकि एक आरोपी अनीश खान वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस की टीम उसको घेरने के लिए नाकेबंदी करती है। इसी इलाके में आकर के पुलिस की टीम उसको रुकने के लिए बोलती है, लेकिन आरोपी अनीश खान पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और जवाबी फायरिंग जब पुलिस की टीम करती है, एसटीएफ की टीम करती है, तो अनीश खान को गोली लगती है और अनीश खान को यहां से फौरन नजदीक का जो जिला अस्पताल है वहां लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, जबकि उसके 2 साथी इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। मतलब साफ है, यूपी में रहना है तो शराफत से रहना है। महिला से बदसलूकी की तो कतई बचना नहीं है। और जिस तरह से योगी ने ऑर्डर किया है और पुलिस बदमाशों का एनकाउंटर कर रही है, संदेश एकदम स्पष्ट है। अनीश जैसे अपराधियों को तो सबक मिलना ही चाहिए, क्योंकि 30 अगस्त की रात को जो सरयू एक्सप्रेस में हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया था। लेडी कांस्टेबल के साथ दरिंदगी हुई थी। मामला इतना गंभीर था कि खुद हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लेकर यूपी पुलिस को आदेश दिया था। उस योगी राज के लिए यह बात बेहद चिंताजनक थी, जिसकी लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी यूएसपी है। प्रयागराज से अयोध्या जाने वाली सरयू एक्सप्रेस में 30 अगस्त की रात लेडी कांस्टेबल अकेले सफर कर रही थी। अनीश, आजाद और विशंभर पेशे से चोर थे, ट्रेनों में चोरी करते हैं। अयोध्या और मनकापुर स्टेशन के बीच
लेडी कांस्टेबल को लूटने की कोशिश की। महिला सिपाही तीनों से भिड़ गए, जिसके बाद अनीश ने धारदार हथियार से लेडी कांस्टेबल पर हमला कर दिया। सिर से खून निकलने लगा, चेहरा कट चुका था। लड़ते लड़ते महिला सिपाही बेहोश हो गई। जब ट्रेन सुबह 3:40 पर अयोध्या पहुंची, फिर इस दरिंदगी का पता चला। लेकिन यूपी पुलिस ने 23 दिन बाद ही सही आरोपियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। 30 अगस्त देर रात का वक्त था। महिला हेड कांस्टेबल ट्रेन में अयोध्या से आगे का सफर आगे बढ़ रहा था। ट्रेन जैसे ही आउटर के करीब पहुंचती है, तीनों आरोपी महिला हेड कांस्टेबल का बैग सरयू एक्सप्रेस में, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे थी, इसी प्लेटफॉर्म पे वो बाकायदा बैग को लेके भागने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान महिला हेड कांस्टेबल जग जाती हैं। महिला हेड कांस्टेबल विरोध करती हैं, आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान आरोपी महिला हेड कांस्टेबल पर बुरी तरीके से न सिर्फ हमला करते हैं, बल्कि जो हाथों में चाकू मौजूद था जिससे वो चोरी करते थे, लोगों का बैग काट लेते थे, रस्सी काट लेते थे, उससे बाकायदा वो हमला शुरू कर देते हैं। तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंबर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी। चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इसके दौरान इस पूरी विवेचना और सफल अनावरण हेतु जो टीमें लगी थी, उनके द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि जो चीज़ें इन्होंने पकड़े जाने के बाद बताई हैं, उनका मूवमेंट उसी तरीके से हुआ है। इस प्रकार एक चुनौतीपूर्ण घटना का सफल अनावरण उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न इकाइयों ने साथ मिलकर किया है। अब इनको सजा दिलाने की आगे की प्रक्रिया हम लोग के द्वारा की। योगी के राज में बड़े माफिया पस्त हो चुके हैं। जराइम के दुनिया के खूंखार अतीक मुख्तार और बद्दो जैसे बड़े बड़े माफियाओं जिनकी तूती बोलती थी, सबकी बोलती बंद है। यही तो है योगी का लॉ एंड ऑर्डर, जिससे गुंडे पस्त हैं। महिला अपमान पर तो योगी का 0 टॉलरेंस है। याद होगा आपको, अंबेडकर नगर की बिटिया का दुपट्टा खींच दिया था शोधों ने। बच्ची साइकिल से लड़खड़ा कर गिर गई थी, जिसे इन दरिंदों ने बाइक से कुचल दिया था, जिसकी वजह से उस बिटिया की मौत हो गई थी। योगी की पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उनका पैकअप कर दिया। इन्हें जान से तो नहीं मारा, लेकिन जिंदगी भर का सबक जरूर दे दिया। योगी का यही तो शासन है, गुंडे बदमाशों का सर्वनाश करना है। पिछले 3 दिनों से एनकाउंटर की यह तीसरी वारदात है। इससे पहले 19 सितंबर को शाहजहांपुर में एक हत्यारे को पुलिस ने मार गिराया था, जिसने दरोगा की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की थी। दूसरा मामला 20 सितंबर का है, जब सुल्तानपुर में एक लड़की का गला रेतने के आरोप में पुलिस ने 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया था। हालांकि इसमें दोनों की जान बच गई। और तीसरा एनकाउंटर बीती रात हुआ है, जब अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस मामले में आरोपी अनीस खान को पुलिस ने मार गिराया। स्वतः सरकार ने संज्ञान नहीं लिया
जब सोशल मीडिया में घटना गई और जब माननीय हाईकोर्ट रात में बैठ गया, तब उस घटना पर संज्ञान लिया जाता है। तो जिस उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल सुरक्षित ना हो वर्दी में, वहाँ कौन बहन बेटी सुरक्षित होगी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक चौराहे पर घटना होगी, दूसरी चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। 7 सालों पर हर चौराहे पर यमराज खड़ा कर दिया और हर चौराहे पर बहन बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। क्या कर रहा है आपका यमराज? और अपनी नाकामी और अपना भ्रष्टाचार, अपना नकारापन छिपाने के लिए आप इनकाउंटर कर देते हैं। आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम अपराधियों के खिलाफ हैं, लेकिन नाकामी छिपाने के लिए केवल इनकाउंटर करके वाहवाही ले लेना। समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल स्कोर करने में जुट गई है, छिद्रान्वेषण करने लगी है। जिस योगी स्टाइल से समाजवादी पार्टी को दिक्कत दिख रही है, उसी स्टाइल को ही लोगों ने पसंद किया है और दोबारा योगी जीत कर आए हैं। और लॉ एंड ऑर्डर ही है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को लोगों ने नकार दिया। वैसे योगी स्टाइल पर पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बात तो पब्लिक की है। पब्लिक क्या कहती है, सुन लेते हैं। योगी जी ने कहा था कि जो भी महिलाओं के साथ गलत काम करेगा, बहू बेटियों पर गलत नजर रखेगा, उसको यमराज के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। आप लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, खुश हैं? एकदम ठीक है। किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया। और क्या, ठीक ही किया गया। ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा होना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो। अगर उसके साथ गलत हो रहा तो उनके साथ भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई, घायल किया गया, आज एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, योगी सरकार ने उसको ढेर कर दिया है। जी बहुत अच्छा किया, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आगे किसी करने की उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। और योगी ने बहुत अच्छा काम किया सर, और जो पुलिस वालों का काम है वो भी बहुत अच्छा है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें, उनके साथ हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा था कि जो महिलाओं बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा वो यमराज के पास जाएगा। जी बहुत अच्छा कहा, हम योगी सरकार से बहुत खुश हैं। जी अपने आप को सुरक्षित और अच्छे से महसूस करती हैं सिक्योरिटी के हिसाब से? जी जब से योगी सरकार आई है तब से हम अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं। हम लोग अकेले आने जाने लगे हैं और हमारे घर वालों को भी चिंता नहीं रहती है। वो कहते हैं अब नहीं, अब कोई ऐसी वैसी बात नहीं, आप जा सकते हो। और हम अपना वर्क भी कर रहे हैं बढ़िया से, और अब हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो लगता है कि आपके साथ अगर मान लीजिए कोई मोबाइल छीनने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसका काम करेगी? जी जी बिल्कुल। मेरा एक बार मोबाइल चोरी भी हुआ था, फिर पुलिस वालों ने लाके भी दिया था। पहले डर लगता था मगर अब नहीं डर लगता है, बढ़िया। ये फर्क महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में महिलाएं ज्यादातर जिलों में। अयोध्या स्टेशन पर हम मौजूद हैं। ये वही स्टेशन है जहां पर महिला हेड कांस्टेबल को बुरी तरीके से मारने पीटने के बाद बदमाश यहां से फरार हो गए थे, महिला हेड कांस्टेबल का कपड़ा उतार करके, ताकि वो उनका पीछा न कर सके। और बदमाशों ने काम इसलिए किया था क्योंकि लूट का विरोध किया था। महिला हेड कांस्टेबल ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, महिला से बाकायदा आरोपियों की तस्वीरें दिखाई गई। जब महिला ने कंफर्म किया कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने उनके साथ सरयू एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, महिला को अधमरे हालत में छोड़ के भाग गए थे, तो निश्चित तौर पर ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया एसटीएफ की तरफ से, लोकल पुलिस की तरफ से। और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि एक आरोपी अनीश खान का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्योंकि उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी और जवाबी गोली में पुलिस की कार्रवाई में अनीश खान पूरी तरीके से ढेर हो गया।